Hello students, this is your chapter 12 friction. So first of all friction क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी कार या ट्रक होता है वो कुछ टाइम बाद अगर ड्राइवर उस पर ब्रेक लगाता है तो वो क्या होता है, स्लो हो जाती है वो व्हीकल। तो ये जो भी बाइसिकल है या ट्रक है या कोई भी व्हीकल है, तो इसमें जब भी ब्रेक लगता है ना तो ये हमेशा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लो होते हैं ना, ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि जो रोड होता है एंड जो टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही वो उनकी स्पीड कम हो जाती है। सो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो जो कि एक सरफेस पे मूव कर रहा हो, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, वो क्या है, रिमूव हो जाए, मतलब हटा दिया जाए उसको, तो वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो इसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल पे क्या है, एक बुक दे रखी है। तो जब भी आप इस बुक को इस तरफ फोर्स करोगे, मतलब थोड़ा सा धक्का लगाओगे, तो ये आगे की तरफ मूव करेगी बुक। एंड सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जब आप उसको अपोजिट साइड से करोगे, तो लाइक आपने पहले इधर की तरफ से फोर्स लगाया, नाउ आप इधर की तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो बुक इधर की तरफ मूव करेगी। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हमने लेफ़्ट साइड पे फोर्स अप्लाई किया, तो जो फ्रिक्शन होगा ना वो क्या होगा, राइट साइड पे लगेगा। ठीक है, एंड अगर आपने जो फोर्स होता है वो राइट साइड पे लगाया, तो जो फ्रिक्शन होगा ना वो लेफ़्ट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है कि जो फोर्स होता है ना, वो क्या करता है, जो बुक का जो मोशन होता है ना उसको रेसिस्ट करता है, अपोज करता है। तो ये जो अपोज होता है ना, वो किस वजह से होता है, ये फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस द अप्लाई फोर्स, मतलब हम जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो लगेगा। एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, ये कहाँ पे लगता है, किसी भी दो सरफेस के बीच में। लाइक अगर अभी हमने इस एक्टिविटी के अंदर बुक एंड टेबल ली थी, तो बुक की सरफेस एंड जो टेबल की सरफेस है, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आ जाती है 12.2। इसके अंदर आपने क्या किया, इसमें क्या है कि अगर हम किसी भी ईंट को, किसी भी ब्रिक को, यहाँ पर हमने एक ईंट ले ली है, इसको हमने क्या करा है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके मतलब ये स्ट्रिंग है, इससे बांध दिया है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, हम इस ईंट को क्या है कि इसकी हेल्प से, ये जो स्प्रिंग है इसकी हेल्प से खींचेंगे। तो जब आप खींचोगे ना, तो ये नीचे वाली सरफेस आपकी है और ये आपकी ईंट की सरफेस होगी, तो दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, मतलब जो फोर्स होता है ना, वो ये जो है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं इस स्प्रिंग की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल ईंट को खींचना है और यहाँ पर आपको देखना है कि कितना फोर्स लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ईंट होती है ना, इसको रैप कर देना है कि पॉलीथीन से। तो पॉलीथीन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। तो इसलिए ना, जब आप उसको ईंट को पॉलीथीन के अंदर रैप करके वापस खींचोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स आपको वापस नोट करना है। तो आप देखोगे कि फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है ना वो स्मूथ होती है, तो जिसकी वजह से क्या है, वो ईंट है इजीली मोशन कर सकती है। नाउ ये स्प्रिंग बैलेंस, जो हमने स्प्रिंग बैलेंस इस एक्टिविटी के अंदर यूज़ में लिया था, ये स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि फोर्स को मेज़र करने के काम में आता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है, तो हम उसको किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ में लेते हैं।
तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, ये किसका बना होता है? एक कॉइल होती है जो कि क्या होती है, स्ट्रेच होती है जब भी उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो जब वो स्ट्रेच होती है, तो ये जो स्ट्रेचिंग होती है ना, ये जो स्ट्रेचिंग होती है ना, ये जो एक पॉइंटर लगा हुआ होता है इस पे, ये स्केल है, तो इस स्केल पे पॉइंटर लगा हुआ होता है। पॉइंटर, वो पॉइंटर क्या होगा, मूव होगा। उस पॉइंटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं फोर्स कितना है, स्केल पे मेजर करके। तो वो स्केल है, उस पर मैग्नीट्यूड्स दिए हुए होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स हमें उस पर लग रहा है। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में भी क्या करा है कि अगर आप यहाँ पर एक टेबल ले ली और यहाँ पर आपने कीबोर्ड ले लिया जिसको आपने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है। देन आप अगर यहाँ पे ये पेन है एक, इस पेन को यहाँ पे रख कर इसको रोल करोगे, मतलब यहाँ पर, तो ये क्या होगा, रोल करता हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इजीली रोल कर रहा है क्योंकि जो टेबल है ना, इसकी सरफेस क्या है, बहुत ही स्मूथ है। नाउ हमने यहाँ पर एक कपड़ा बिछा दिया। ठीक है, अगर इस कपड़े को बिछाएंगे एंड देन हम इस पेन को रोल करेंगे ना, तो ये क्या इजीली रोल नहीं होगा। मतलब पहले की केस में तो क्या है, पेन बहुत आगे तक मूव कर रहा था। अब कपड़ा जब हम बिछा देंगे तो ये पेन क्या है, बीच में आके स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि कपड़े और पेन के बीच के अंदर जो फ्रिक्शन और फोर्स था ना, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो पेन रोल कर रहा था ना, वो स्टॉप हो गया। मतलब उसकी जो मोशन था उसका, वो स्लो हो गया एंड देन स्टॉप हो गया। तो ये जो फ्रिक्शन है ना, वो किस लिए लगता है, जब भी कोई भी दो सरफेस होती है, उन दोनों सरफेस की बीच में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इरेगुलरिटीज़ मतलब लाइक अगर सरफेस बहुत ऊबड़ खाबड़ सा हो, स्मूथ नहीं हो, तो क्या होगा, उस वजह से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो कुछ सरफेसेस जो बिल्कुल स्मूथ होती है ना, उनके बीच के अंदर भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती है। मतलब एकदम स्मूथ नहीं होती, आप देखोगे तो छोटे छोटे से होल्स वगैरह आपको दिखेंगे, बट वो इतने ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि जो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ वाले होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। जब भी हम कोई भी जो सरफेस है उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि फ़ोर्स लगता है। और वो जो फोर्स होता है ना, वो क्या करता है, ओवरकम करता है उस इंटरलॉकिंग को। इंटरलॉकिंग मतलब ये इंटरलॉकिंग होती है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो सरफेस है, लाइक इस तरीके से इरेगुलरिटीज़ होती है। ये मान लिया हमने टेबल है, ये टेबल है, टेबल की इरेगुलरिटीज़ है, और यहाँ पर ये बुक है, इस बुक की दे रखी है। तो ये क्या आपस में इंटरलॉक होते हैं। अब देख रहे हो ना, ये किस तरीके से बीच के अंदर, बीच में ये एक दूसरे के अंदर फिट हो गए। मतलब फर्स्ट जो रेगुलरिटीज़ थी, इरेगुलरिटीज़, वो सेकंड वाले के अंदर लॉक हो गई है। तो इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि जो जो रफ सरफेस होती है ना, वहाँ पर क्या होगा, लार्ज नंबर के अंदर इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा रफ सरफेस होगी, तो रफ सरफेस की वजह से ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अभी हमने इंटरलॉकिंग के बारे में पढ़ा है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये किस वजह से होता है कि इरेगुलरिटीज़ जो होती है उनके अंदर क्या होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, किसी भी दो सरफेस के बीच के अंदर इरेगुलरिटीज़ होंगी, तो क्या होगा, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज हो जाता है, फ्रिक्शन आ जाता है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, वो तब इंक्रीज़ होगा जबकि जो जो सरफेस होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या मतलब रफ होगी। ठीक है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस पे प्रेशर होगा ना, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो इसी का एग्जांपल दे रखा है। लाइक अगर आपने
मैट होता है, मैट मतलब कोई भी चटाई वगैरह अगर बिछा रखी है, अगर आप उसको खींचोगे ना, जब कोई भी उस पर नहीं बैठा है तो वो इजीली खिंच जाएगी, क्योंकि उस पर क्या है कि कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई भी भारी चीज़ नहीं है। बट अगर आप उसको किसी को उस पर कोई बैठा हुआ हो और देन आप उसको खींचोगे तो वो नहीं खिंचती है, इजीली नहीं खिंचती, क्योंकि उस पर क्या है, प्रेशर है, मतलब कोई भी वेट है उसके ऊपर। नाउ कोई भी फोर्स है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर हम उसको मूव करवा रहे हैं तो जो उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स मतलब रिक्वायर्ड होता है ना, जितना फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसके थ्रू मतलब उस फोर्स पे क्या होगा, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शन। तो ये सॉरी, जो फ्रिक्शन होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट मूव है, मतलब ऑलरेडी मूविंग है वो, तो उसको उसी सेम स्पीड से अगर वो सेम ही स्पीड से मूव अगर हमको आगे भी उसको करवाना है, तो उसके लिए हम जितना उस पर फोर्स लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट पे, वो क्या कर उसको उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी कोई बॉक्स है, अगर उसको हम स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो जो कांटेक्ट पॉइंट होगा ना उसकी सरफेस से और उससे, तो जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग नहीं होती है फ्लोर और जो बॉक्स है इसके बीच में। तो ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो टाइमिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब कम होता है, स्मॉलर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ इनफ टाइम, मतलब टू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट, क्योंकि हम उसको स्लाइड कर रहे हैं तो उसको मतलब इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऑलरेडी मूव है और उसको हम और मूव करवा रहे हैं, तो उसमें जो फ्रिक्शन होता है ना वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो बहुत रेस्ट में है और रेस्ट के बाद हम उसको मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा।